नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। राहुल गांधी के अमेरिका में भाषणों ने एक काफ़ी यहाँ विपक्षी नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी में ख़ास तौर पर यानी जो कांग्रेस पार्टी के विपक्षी नेता हैं उनमें बेचैनी मचा दी है। काफ़ी हलचल, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है और जो बातें कही जा रही हैं उस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में ये बातें क्यों बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वही बातें बोली हैं जो पिछले काफ़ी समय से बोल रहे हैं, चुनाव के बाद से भी, चुनाव के पहले भी। कई मुद्दों पर कल जो राहुल गांधी का उस टेक्सास विश्वविद्यालय के बाद वाशिंगटन डीसी में भी कार्यक्रम हुआ। लोगों के सवालों के जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उसमें सवालों के जवाब दिए। कई मुद्दे पर उनसे सवाल पूछे गए। चीन के मुद्दे पर सवाल पूछा गया कि भारत सरकार की नीति कैसी है, वो उसको किस तरह से देखते हैं, क्या चाइना को एक ठीक से टैकल करने के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी को उसका क्रेडिट देते हैं या नहीं देते हैं। आरक्षण जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए उनसे और संविधान के मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर उन्होंने जो बातें कही हैं उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से काफी आलोचना की जा रही है। टेक्सास विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उन्होंने जो बातें कही थी उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री गिरिराज सिंह को लगाया। उन्होंने उसको लेकर आलोचना की और आलोचना का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है भारतीय जनता पार्टी का वो ये है कि विदेश में जाकर राष्ट्र विरोधी बातें कह रहे हैं। अब राष्ट्र विरोधी बातें राहुल गांधी ने क्या कही हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। उनको आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है, क्या किन मुद्दों पर उन्होंने बात की है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे सीमा की नीति हो, चीन से लगी सीमा की नीति, उसके अलावा चाहे वो मुद्दा संविधान का हो, लोकतंत्र का हो, तमाम चीजों पर उन्होंने बातें की है। उसके बाद अब राहुल गांधी के जो वहां पर उन्होंने कहा है अमेरिका में, उस पर जवाब देने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल उतरे हैं बचाव में या आलोचना में। शिवराज सिंह चौहान ने भी आलोचना की है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी ने जो कुछ भी वहां कहा और जिस तरह से वहां राहुल गांधी से सवाल पूछे गए, उसको लेकर यहां क्यों इतनी नाराजगी है, इतना संशय है, इतनी उसको लेकर चिंता है, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राहुल गांधी ने वहां क्या बातें कही हैं। अमलेंदु जी, अगर हम जानना चाहें कि कौन से प्रमुख मुद्दे रहे जिन पर राहुल गांधी ने जो कहा और उसको लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और आलोचना कर रही है। देखिए समीर जी, एक तो राहुल गांधी ने जो खासतौर से आज सुबह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मतलब वहाँ की शाम और यहाँ की सुबह की आप कह सकते हैं, उसमें राहुल गांधी ने कई मसलों पर बातचीत की और बहुत सारे ऐसे मसले थे जिस पे क्लैरिफिकेशन एकदम काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वो चीज़ें हो गई। एक तो जैसे वो आरक्षण को लेकर के मसला था, तो उन्होंने बताया कि भागीदारी जो है वो आरक्षण से आगे की चीज़ है और हम जो बात कर रहे हैं वो भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो भागीदारी आरक्षण से भी आगे की चीज़ है। इसको लेकर की चीज़ें हुई। चाइना के साथ किस तरीके के हमारे संबंध होंगे और किस तरीके से चाइना की जो आर्थिक मोनोपोली बढ़ती जा रही है उसको किस तरीके से भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध उसका मुकाबला कर सकते हैं, ये उन्होंने इसकी आवश्यकता पर जोर दिया। दूसरा, उन्होंने एक बात ये स्पष्ट कर दी, बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और राहुल गांधी के बीच मतभिन्नता हो सकती है तमाम मसलों को लेकर के, राष्ट्रीय राजनीति में और विदेश नीति के बहुत से मसलों पे मतभिन्नता हो सकती है। लेकिन जहाँ तक एक राष्ट्र के तौर पे सवाल आएगा तो ये मतभिन्नता दिखाई नहीं देगी, क्योंकि फिर वो भारत के प्रेजेंटेशन का मसला होगा और उस पर वो मतभिन्नता नहीं होगी। उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई जैसे अमेरिका में है, मान लीजिए यहाँ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन अगर अमेरिका के तौर पर कहीं बात करने की बात आएगी तो वो अमेरिका की नीति एक ही होगी, वो नहीं बदल जाएगी। तो इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी से अगर कोई मतभेद है या भारतीय जनता पार्टी से कोई मतभेद है तो वो मतभेद अंदरूनी राजनीति है वो, और उसको हम एक तरीके से देखें। और यही कहा उन्होंने कि लोकतंत्र की यही मजबूती है। हम एक एक चीज आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। पहले एक नजर डालते हैं कि उन्होंने जो चीन की नीति है, चीन के बारे में जो सवाल पूछा गया और उसे राहुल गांधी से जानने की कोशिश की गई कि क्या वो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देते हैं या वो ठीक से उन्होंने उस पॉलिसी को टैकल किया है या नहीं किया। उस पर राहुल गांधी का क्या कहना था, उसको हम लोग सुनते हैं। Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe.
We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. I think it's more than what is my vision, right? I think what is the vision of the Indian people? I think that's more important, and understanding that and bringing that together is more important. I have my views, but I think what India wants and what India thinks is where a vision should come out of. I really see a huge opportunity for India. तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि चीन के मामले पर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि चीन के मसले को प्रधानमंत्री ने ठीक से टैकल किया है। उनका कहना था, जो अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में, कि लद्दाख में दिल्ली के बराबर की जमीन पर चीनी सैनिकों ने कब्जा कर रखा है, और मुझे लगता है कि ये एक आपदा है। मीडिया को इसके बारे में लिखना पसंद नहीं है। अगर कोई पड़ोसी देश उसके 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? ये सवाल उन्होंने पूछने वालों से कहा। क्या कोई राष्ट्रपति यह कहकर बच निकल पाएगा कि उसने इसे अच्छे से संभाला है? तो मुझे नहीं लगता कि श्री मोदी ने चीन को बिल्कुल भी अच्छे से संभाला है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में क्यों बैठे हैं। तो ये इस चीज को लेकर, और ये भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के बराबर, लगभग उस दिल्ली के बराबर क्षेत्रफल जितनी जमीन लद्दाख में कब्जा कर रखा है चीन ने। ऐसी स्थिति में चीन के मामले में सही ढंग से चीन के मसले को ठीक से टैकल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह कह पाना मुश्किल है। और यह कम से कम मुझे नहीं लगता कि इस बात को उन्होंने ठीक से टैकल किया है। और चीन के मसले को राहुल गांधी ने और कई मुद्दों पर कहा। चुनाव के बाद जिस तरह से उन्होंने चर्चा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कॉन्फिडेंस लेवल में परिवर्तन आया है, वो यहां भी जम्मू कश्मीर में जब गए थे वो चुनावी दौरे पर, उस समय भी कहा था, टेक्सास में भी कहा था। एक बार फिर उन्होंने उन चीजों को दोहराया है कि ये सारी चीजें दिखा रही है कि ये भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी मजबूत हैं। एक बार उस बयान को राहुल गांधी के सुनाएंगे जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल होने की बात का जिक्र एक बार जब फिर उन्होंने किया, और उनका यह कहना था कि तभी यह लग गया कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतेगी नहीं। ऐसा उनको तभी लग गया क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के एक अति आत्मविश्वास का परिचायक था, जो बात उन्होंने कही थी। सुनते हैं एक बार उन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। I think it's more than what is my vision, right? I think what is the vision of the Indian people? I think that's more important, and understanding that and bringing that together is more important. I have my views, but I think what India wants and what India thinks is where a vision should come out of. I really see a huge opportunity for India in rethinking how we produce in the 21st century in a democratic environment. And that would then include AI, it would include robotics, it would include drones, it would include pretty much everything. In order to do that, you would also need to build the infrastructure to do that. So it would include a whole set of things that would make India, in a sense, an alternative producer, an alternative to the Chinese way of doing things. That's one aspect of it, right? The other aspect of it is the fairness. I think there's huge energy locked in inside India, inside the social structure of India, and it's hidden. So India
needs to start respecting the skills of its people, the skills of ordinary Indians. And we need to build a system that empowers them and links them to the banking system. तो चीन में जिस तरह से भारत की वहाँ के सामानों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसे लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा, और राहुल गांधी का ये भी कहना था कि उनका इन तमाम मामलों में जो नज़रिया है वही नज़रिया आम हिंदुस्तानियों का भी है, आम भारतीयों का है। और आज के तकनीक के क्षेत्र में इस युग में भारत को भी उत्पादन का केंद्र बनना होगा, बल्कि उत्पादन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अमलेंदु जी, यही सारी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। अगर हम लोग इस चीज को जो उन्होंने अंग्रेजी में कहा, एक बार मैं चाहूंगा कि कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप बताएं। हाँ बिल्कुल समीर जी, राहुल गांधी ने कहा जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो ये बता दिया जाए दर्शकों को कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे पहली बार इस नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वाशिंगटन का है वहाँ मीडिया से मुखातिब हुए। इससे पहले जब वो 2023 में मुखातिब हुए थे उस समय वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, तो दूसरी बार प्रेस के सामने वहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये बताने की एक तो चीज़ थी। दूसरा ये कि जो इस मसले पर उन्होंने कहा खासतौर से प्रधानमंत्री को लेकर के और चीन के साथ और उत्पादन को लेकर के, राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरा नज़रिया नहीं है, ये भारतीय लोगों का नज़रिया है, इसे समझना और इसे साथ लाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है भारत के लिए 21वीं सदी में लोकतांत्रिक माहौल में उत्पादन करने के तरीके पर पुनर्विचार करने का एक बड़ा अवसर है। इसमें AI, रोबोटिक्स, ड्रोन और बहुत कुछ शामिल होगा। इसे हासिल करने के लिए हमें ज़रूरी बुनियादी ढांचा बनाने की ज़रूरत है। यह भारत को चीनी तरीके से काम करने के लिए एक वैकल्पिक उत्पादक बना देगा। भारत के सामाजिक ढांचे में बहुत ज़्यादा ऊर्जा छिपी हुई है। भारत को अपने लोगों के कौशल का सम्मान करने और उन्हें सशक्त बनाने वाली व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। अगर मैं भारत को थोड़ा और निष्पक्ष बना पाया तो मैं इसे अपनी सफलता मानूंगा। हम पहले ही क्रोध और नफरत के विचार को चुनौती देने में सफल रहे हैं। बातचीत में प्यार का संदेश देना, जैसा कि हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया, एक बहुत ही शक्तिशाली कदम है। फिर उन्होंने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि वे गैर जैविक हैं तो हमने उन पर दबाव बनते देखा। उस पल हमें एहसास हुआ कि हमने उन्हें हरा दिया है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं, ये बातें हैं जो उन्होंने वहाँ नेशनल जो प्रेस क्लब है वाशिंगटन DC में वहाँ उन्होंने कही हैं। कई मुद्दों पर उनसे बातें हुई और उनका ये भी कहना था कि जो मैं कह रहा हूँ वो नज़रिया, वही दृष्टिकोण हर आम भारतीय वही चाहता है। सभी नहीं, लेकिन आम भारतीय यानी ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं कि भारत उत्पादन का एक हब बने। यहाँ पर चीज़ें, हम तमाम चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, हमारे यहाँ ही उत्पादन हो, हमारे यहाँ ही बने, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरे देशों से सामान खरीदने की बात, यानी जो स्वदेशी की बातें की जाती हैं कि ज्यादातर चीजें स्वदेशी हो, अपने देश में बने। उसका फायदा एक ये भी होगा कि ये सारी चीजें अपने देश में तो बनेंगी ही, लोगों को सस्ते दाम में भी मिलेंगी और दूसरे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। इन तमाम मसलों पर उन्होंने बात की है, लेकिन कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। हरदीप सिंह पुरी ने आलोचना की है, जगदंबिका पाल ने और मंत्री गिरिराज सिंह पहले ही कुछ मुद्दों पर आलोचना कर चुके हैं। और चीन में जो चीन के सामानों पर भारत की बढ़ती निर्भरता है, इसे कुछ इस तरह से देखा जा रहा है जैसे वो देश के विरोध में कह रहे हो। इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है देश में, कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो सच्चाई है उन्होंने वो कही है। अगर चीन ने बार बार ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठा, अभी जो पिछला सेशन बीता है उसमें हम लोगों ने देखा, अमलेंदु जी, कई बार की जो चीन लद्दाख क्षेत्र में चीन ने हमारी जमीनों पर जो कब्जा किया हुआ है उस पर स्पष्टीकरण के लिए कितने बार विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया गया, कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी की ओर से स्वीकार नहीं किया गया। बार बार ये बात पूछी जा रही है कि इस मसले पर सरकार को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए, सच्चाई सामने रखनी चाहिए। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सांसद, कई जो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, इन मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं कि हमारे एक बड़े इलाके को चीन ने कब्जा कर रखा है, वहाँ भारतीय सीमा में वो गाँव बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, लेकिन उस पर जवाब संसद में नहीं मिला। एक बार फिर राहुल गांधी से जब पूछा गया कि चीन के
मसले को किस तरह से सरकार ने टैकल किया है, क्या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से? तो जाहिर सी बात है कि अगर ये मुद्दे होंगे तो कैसे कहेंगे कि ये बेहतर तरीके से टैकल किया गया है? वही चीज राहुल गांधी ने कही। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने वही बात की। और चीन को लेकर के जो उन्होंने रखा, उन्होंने पूछा, उन्होंने सवाल की, मतलब बताया उन्होंने कि भाई अमेरिका, देखिए अमेरिका और भारत दोनों जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं एक तरीके से देखा जाए, लेकिन जो उत्पादन के मामले में चीन काफ़ी आगे बढ़ गया है। लेकिन चीन में मोनोपोली है, एक तरीके से तानाशाही है चीन में। उन्होंने सवाल किया कि अगर चीन में तानाशाही होते हुए इस तरीके से उत्पादन हो सकता है तो हम भारत और अमेरिका दोनों अपने देशों में एक डेमोक्रेटिक माहौल में उत्पादन को बढ़ावा क्यों नहीं दे सकते? और अगर डेमोक्रेटिक माहौल में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तो चीज़ें बदली हुई नजर आएंगी और चीन का एक तरीके से जो आधिपत्य है मैन्युफैक्चरिंग पे वो समाप्त होगा। तो ये एक अच्छा सुझाव एक उनकी तरफ से था। और जाहिर सी बात है कि ये भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के, व्यापारिक संबंधों को लेकर के खासतौर पर था कि किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से जो चीन का बढ़ता हुआ प्रभुत्व है उसको समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल अमलेंदु जी, ये आरक्षण का मुद्दा है जिस पर बार बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। आरक्षण के मुद्दे पर ऐसा क्या कहा है राहुल गांधी, हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन एक बार हम सुनाते हैं कि आप राहुल गांधी ने क्या कहा है, उसके बाद उसका जो हिंदी अनुवाद है उसको हम हिंदी में उनके जो चीजें कही है उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर क्या बोला है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद फिर हम आते हैं आपको, फिर हम उसका तर्जुमा आपको सुनाएंगे। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी ने सवालों के जवाब दिए, उनसे सवाल जवाब हुए, उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की और ये भी कहा कि इन मुद्दों पर उनकी सोच वही है जो आम भारतीय लोगों की सोच है। यही वो लोग भी सोचते हैं, दूसरे लोग भी सोचते हैं, भारत में रहने वाले लोग, कि हमको किस तरह से अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहिए, दूसरों पर हमारी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। और ऐसे मुद्दे पर हम सरकार की तारीफ कैसे कर सकते हैं, या चीन के मामले को कैसे उसने टैकल किया? मैं ये कैसे कह सकता हूं अगर हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा बना रखा है या अवैध अतिक्रमण कर रखा हो? ये सारे मुद्दे थे। लेकिन वही आरक्षण को लेकर अमलेंदु जी ये ऐसा क्या कहा जिसे भारतीय जनता पार्टी काफी उस पर अपना गुस्सा जता रही है। और यही नहीं, ये जो मसला उन्होंने चीन पर जो सवाल का जवाब दिया, इसे भी राष्ट्र विरोधी बयान के रूप में देखा जा रहा है। यानी सच्चाई जो है अगर कोई उसे कहता है तो राष्ट्र विरोधी बयान उसे कहा जाएगा। अगर इसमें स्पष्टीकरण आपसे बार बार मांगा जा रहा है तो सरकार को देना चाहिए। वास्तविकता क्या है? अरुणाचल प्रदेश यानी उन इलाकों के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं वो तक सवाल उठा चुके हैं, उनकी मांग रही है कि उस पर स्पष्टीकरण मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। और अगर कोई इस मुद्दे को उठाता है तो उसे कहा जाता है कि यह राष्ट्र विरोधी मुद्दा है। ये तो आरक्षण को लेकर हमने पूछा था अमलेंदु जी की क्या ऐसा है जो राहुल गांधी ने कहा और उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी हमलावर है। असल में राहुल गांधी से जो पिछली एक प्रेस बातचीत थी विश्वविद्यालय में, उनसे पूछा गया कि आरक्षण को लेकर के सवाल कि आरक्षण कब खत्म होगा, ये पूछा गया। उन्होंने कहा कि चूंकि गैर बराबरी है, जिस दिन गैर बराबरी खत्म हो जाएगी उस दिन हो जाएगा। हाँ। ये सीधा सीधा कहना था कि भाई जब तक गैर बराबरी है तब तक आरक्षण रहेगा, सीधा सीधा मतलब ये था। उसको यहाँ पेश इस तरीके से किया गया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपना और ट्रोल आर्मी उनकी और जो मीडिया है उसका तब से ये था। राहुल गांधी ने इस पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट किया और राहुल गांधी ने कहा कि हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि भागीदारी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है और हम उस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। ये उनका महत्वपूर्ण कहना है। उनका हम जो कह रहे हैं वह केवल आरक्षण के विचार से अलग है। हम जो हो रहा है उसकी व्यापक समझ चाहते हैं और फिर इसे ठीक करने के लिए कई नीतियों को लागू करना चाहते हैं, जिनमें से एक आरक्षण है। किसी ने मुझे गलत तरीके से उद्धत करते हुए कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। हम आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाने जा रहे हैं। मैं बार बार यह कहता रहा हूं
और मैं कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा हूँ, ये राहुल गांधी ने कहा। हालांकि मुझे लगता है कि इस पे कोई उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का और ट्रोल आर्मी का और मीडिया का जो काम है वो करना, राहुल गांधी ने कहा भी कल एक भाषण में कि मीडिया का काम अब यही रह गया है कि मैंने क्या बोला उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करना, और मैं अब इसकी परवाह नहीं करता, ये भी राहुल गांधी ने कल कहा। तो इसलिए राहुल गांधी को इसका भी जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि आरक्षण पर क्या बोला। बिल्कुल, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि आरक्षण का मकसद जिस दिन पूरा हो जाएगा, यानी आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, देने वालों ने, जो संविधान निर्माताओं ने अगर उसकी व्यवस्था की थी, तो जिस दिन उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा उस दिन खत्म हो जाएगा। उद्देश्य यही था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, यानी उनको भी उस स्तर पर लाया जा सके कि वो प्रतिस्पर्धा कर सके सभी लोगों के साथ। तो जिस दिन वो स्थिति आ जाएगी, यानी जो सामाजिक असंतुलन है अगर वो समाप्त हो जाएगा, समाज में अलग अलग जातियों को लेकर, अलग अलग समुदायों को लेकर जिस तरह से गैर बराबरी दिखती है, जिस दिन वो खत्म हो जाएगी फिर आरक्षण की जरूरत नहीं रह जाएगी। उसको किस तरह से पेश किया गया वो अलग बात है, और बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही। और अमलेंदु जी, ये भी यही असर है जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन खुद को गैर नॉन बायोलॉजिकल बता दिया था, उसी दिन हम समझ गए कि चुनाव हार गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये वही बातें हैं इस तरह से जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हम परवाह नहीं करते। ये पिछले 10 साल में जिस तरह से राहुल गांधी की छवि को आधी चीजों को बोल कुछ रहे हैं और उसको एक उसका 2, 4, 6 सेकंड की चीजें लेकर एक डिफेम किया गया, उसकी राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले भी परवाह नहीं की और अभी भी नहीं कर रहे हैं। और लोगों को यह पता चल रहा है कि मैं क्या कहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं। वहां भी उन्होंने जिन तमाम मुद्दों पे बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह केवल मेरा मानना नहीं है, बल्कि यह ऐसा ज्यादातर भारतीयों का यही मानना है, आम भारतीय भी यही सोचता है। तो यह सारी चीजें हैं। और एक बड़ा सवाल यह भी जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की बुराई करते हैं। एक विदेश नीति जो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे हमेशा से ऐसी रही है कि भारत के नेता वो चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम में जाएं, आधिकारिक दौरे पर रहें, चाहे वो व्यक्तिगत निजी कार्यक्रमों में जाएं, वो हमेशा भारत का, वो सरकार किसी की भी रहे और नेता किसी भी पार्टी के रहे, लेकिन सरकार के प्रति नजरिया होता था वो बिल्कुल अलग होता था। वो लगता था कि वहां पर वो भारत का दृष्टिकोण रखने गए हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो 2014 के बाद ये चीजें लगातार देखने में आई। खुद प्रधानमंत्री ने कई बार इस तरह के बयान दिए कि उनको लगता है कि 2014 के बाद से ही भारत में जो कुछ सकारात्मक हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं था। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की नीतियों की उनकी व्यक्तिगत आलोचनाएं भी होने लगी और यह सिलसिला फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यह अपने आप में बड़ी एक गंभीर चीज है। पहले हमारे यहाँ की परंपरा नहीं थी देश की, और यहाँ तक कि कहीं की भी नहीं होती है जहां लोकतंत्र है, जहां विपक्ष होता है। लेकिन ये चीजें रखी गई और जब उसका भारतीय जनता पार्टी जब जवाब देती है तो उसमें उसकी वो जो मानसिकता या कह लीजिए कि उसकी जो सोच होती है वो वहां पर दिखाई पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है कि अगर वो कोई बात यहां पर किसी मुद्दे पर किसी सवाल के जवाब में पूछा जा रहा है तो अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब वो देश के विरोध में कह रहे हैं। वो कोई भी व्यक्ति अगर नेता वो सच्चाई रख रहा है, बात वास्तविकता बता रहा है और वो वास्तविकता बता रहा है जो छिपाया जा रहा है सरकार की ओर से लगातार जो तमाम चीजें हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, ना कि किसी की बात को कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर वो गलत कह रहा है तो उसे बताया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको बताएंगे नहीं कि सच्चाई क्या है। संसद में वो चीज पूछी जा रही है, वो बात पूछी जा रही है, वहां भी नहीं बताया जा रहा है। वहां के जो स्थानीय नेता है, भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ये चीज पूछ रहे हैं लेकिन नहीं बताया जा रहा है, तो फिर उसको लेकर आखिर सरकार की सोच क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत ही एक गंभीर मसला है जिस पर सोचना चाहिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही कि आम भारतीय यही सोच रहा है जो मैं बता रहा हूं। बिल्कुल, और जो भी बातें कही राहुल गांधी ने समीर जी वहाँ जाकर अमेरिका में, वो एक आम भारतीय के नज़रिए से ही कहीं और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है इसको लेकर के कहीं। राहुल गांधी ने तमाम बातें की, उन्होंने बताया कि भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान किस तरीके से सबको बराबरी की बात करता है, किस तरीके से भारत बने, किस तरीके से विकसित हो, संविधान में क्या उसकी मूल भावना है, ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही। और चूंकि संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति रही है, समीर जी इसको समझा जा सकता है, तो राहुल गांधी की कही हुई बातों का भारतीय जनता पार्टी को
उनको विरोध करना ही करना है, चूंकि वो संविधान की बात कर रहे हैं। इस संविधान ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाई, तो चूंकि जो उनका मकसद था संविधान को बदलना, वो एक तरीके से विफल हो गया। और राहुल गांधी ने ये बात भी वहाँ बताई कि भाई पहले जो था वो एक डर का माहौल था, लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है मोदी जी का, और अब वो डर कहीं नहीं है। ये बात राहुल गांधी ने समझाने की कोशिश की और तमाम उन्होंने उदाहरण दिए। फिर ये भी बताया उन्होंने कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं और एक तरीके से उनका ईश्वर से सीधा संवाद है और सीधे बात करते हैं ईश्वर से, वो बोले हम उसी दिन हमने समझ लिया था कि हमने इनको हरा लिया। और जाहिर सी बात है समीर जी कि व्यक्ति जो है वो ईश्वर के साथ अपना रिश्ता तब बताने लगता है कि जब वो इंसानों से हारने लगता है। तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीच चुनाव में हार को एक्सेप्ट करने वाली बात थी कि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो उनको जनता नहीं चुन रही है और जनता से वो हार रहे हैं, तो वो खुद को ईश्वर का अंश बताने की हद तक जा पहुंचे। आप देखिए ना कि एक दो दिन पहले अभी आरएसएस प्रमुख ने भी इस बात को लेकर, हालांकि पहले भी बोल चुके हैं, और उन्होंने कहा कि ये आम जनता को तय करने दीजिए कि आप देवता हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं या फिर आम आदमी है। जी, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री का, लेकिन उनका हमला निश्चित तौर पे सीधा सीधा वो प्रधानमंत्री के ऊपर ही था। किसी ने खुद को घोषित नहीं है और किसी ने घोषित भी नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता। समीर जी, हम और आप या कोई भी व्यक्ति जो है वो कैसे कह सकता है कि साहब मैं ईश्वर का अंश हूँ और नॉन बायोलॉजिकल हूँ। जी, तो ये कहने का साहस तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भूतो ना भविष्यति, ना इससे पहले किसी ने किया ना उसके बाद। मतलब जिन देवताओं को हम पूछते हैं उनमें से भी किसी ने खुद नहीं कहा कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। जिन देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं किसी ने कहा, लोगों ने ही माना कि भाई ये देवता है, किसी ने खुद नहीं कहा। मुझे मतलब जितना मैंने पढ़ा है, मैंने तो कहीं देखा कि किसी ने कहा हो कि साहब मैं भगवान हूँ और मुझको पूजो। लोगों ने खुद पूजना शुरू किया, लोगों ने खुद माना भगवान है तो शुरू किया। तो जो ईश्वरीय शक्ति होती है या जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं वो खुद आकर के नहीं बताती हैं कि मैं दैवीय शक्ति हूँ, कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं ईश्वर का अंश हूँ। तो ये नरेंद्र मोदी ने जिस दिन बताया, जाहिर तौर पे सही बात है राहुल गांधी की, ये समझ में आती है कि उसी दिन समझ में आ गया था कि नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव जनता का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए अब वो आपको अविनाशी और नॉन बायोलॉजिकल बताने की हद तक जा पहुँचे समीर जी। जी बिल्कुल। और अमेरिका में कई जगहों पर राहुल गांधी के कार्यक्रम रहे और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के उसमें जो आयोजक था उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। इंडियन ओवरसीज जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पहले ही कह दिया था ये राहुल गांधी किसी सरकारी दौरे पर नहीं आए हैं, आधिकारिक दौरा नहीं है, उनका ये व्यक्तिगत दौरा है। हालांकि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद ये पहला अमेरिका दौरा उनका रहा। कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की, अलग अलग समुदाय के लोगों से, भारतीय समुदाय के जो लोग हैं जिसको इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। इसके अलावा छात्रों से उन्होंने बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के साथ मुखातिब हुए और तमाम मुद्दों पर उनसे जब सवाल पूछे गए उन्होंने उसका जवाब दिया। वो चाहे चीन को लेकर भारत सरकार की नीति की बात हो, कैसे उसका मसले को टैकल कर रहे हैं, कैसे उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे नाराजगी जताई राहुल गांधी ने। और लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछा गया, बहुत सारे मुद्दों पर सवाल उनसे पूछे गए। आरक्षण को लेकर भी सवाल पूछा गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस दिन आरक्षण का मतलब मकसद उसका जब पूरा हो जाएगा, यानी गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक गैर बराबरी रहेगी आरक्षण जारी रहेगा। हालांकि उसको इस तरह से यहां बताया गया, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उसको ट्वीट किया कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि साफ तौर पर उन्होंने कहा क्या और उसका मतलब क्या निकाला गया हम लोगों ने सुना। एक बार फिर सुनते हैं राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर क्या उन्होंने बोला है। Or somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. ये राहुल गांधी ने जो कहा है आरक्षण को लेकर और इसे लेकर बड़ी आलोचना हो रही है, साफ साफ क्या कह रहे हैं, लेकिन उसका मतलब क्या निकाला जा रहा है। देखिए समीर जी, मतलब तो किसी भी बात का कुछ भी निकाला जा सकता है और वो कोई भी निकाल सकता है। तो सिर्फ राहुल गांधी की बातों का मतलब ही नहीं है और राहुल गांधी को तो खासतौर पर निकाला जाता है। हम इसको हिंदी में पढ़ के सुनाया जाता है। उन्होंने कहा गया, उन्होंने कहा कि हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि भागीदारी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है और हम उस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वह केवल आरक्षण के विचार से अलग है। हम जो हो रहा है उसकी व्यापक समझ चाहते हैं और फिर इसे ठीक करने के लिए कई नीतियों को लागू करना चाहते हैं, जिनमें से एक आरक्षण है।
किसी ने मुझे गलत तरीके से उद्धृत करते हुए कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। हम आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाने जा रहे हैं। मैं बार बार कहता रहा हूं कि मैं कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा हूं। और समीर जी, ये जो भागीदारी का मसला है, ये डाइवर्सिटी यानी कि किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर सबकी भागीदारी हो, समाज के हर व्यक्ति के पास जो है वो सरकार पहुंचे, ये सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने अमेरिका के हवाले से भी बहुत सारी बातें कही कि यहाँ जिस तरीके की डाइवर्सिटी है, हम उसी तरीके की डाइवर्सिटी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बताइए मीडिया में कितना डाइवर्सिटी है, न्यायपालिका में कितनी है, व्यापार में कितनी है, टॉप 200 कंपनीज हैं उसमें सारे जो है सवाल ही क्यों हैं CEO। और ये बात उन्होंने कही कि हम लोग जो जातिगत जनगणना की बात बार बार कर रहे हैं, उसके पीछे भी यही मकसद है कि जो प्रतिनिधित्व है वो सबका होना चाहिए। हाँ, यही उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो है वो केवल एक जातियों की जनगणना का सवाल नहीं है, वो भागीदारी का सवाल है। और यही सवाल है भागीदारी का कि किस सेक्शन में समाज के किस हिस्से को कितनी भागीदारी मिल रही है, और सबके साथ के पास संसाधनों का बराबर का हक है कि नहीं है सबको, ये बात है। तो यानी जो जातिगत जनगणना का सवाल है या जो भागीदारी का सवाल है, वो जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये BSP वाला फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला ये है कि सबको बराबर का हक है, यानी जिसको समाज के जो भी संसाधन हैं, सरकार के जो भी संसाधन हैं, उन पे सबका बराबर का हक होना चाहिए, किसी को कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से कुछ 1% लोगों के पास जो है देश की लगभग 75% संपदा जो है उस पर उनका कब्जा है। तो उन्होंने पूछा उनका कि क्या ये ठीक है, इस तरीके से ये सवाल भी उन्होंने किए। तो ये राहुल गांधी ने जिस तरीके से बातें की, ये साफ तौर पर बताती हैं कि राहुल गांधी अपने विज़न को लेकर बहुत क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। जो भी बात वो कहते हैं वो स्पष्टता के साथ कहते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं आसान शब्दों में। हिंदी भी उनकी ठीक है और अंग्रेजी भी आसान शब्दों में ही वो समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कम पढ़े लिखे हैं और उनको अगर इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, तो इसके लिए फिर लगता है कि उनको एक अंग्रेजी सीखने की कोई क्लास ज्वाइन करनी चाहिए भाजपा के लोगों को, जो आर्मी है या जो हमारे मीडिया के कर्मी हैं, बंधु जो भी राहुल गांधी को इस समय ट्रोल कर रहे हैं, तो उनको कम से कम अंग्रेजी की एक छोटी सी क्लास कर लेनी चाहिए। हालांकि मेरी भी अंग्रेजी अच्छी नहीं, लेकिन राहुल गांधी जो अंग्रेजी में समझा रहे हैं आसान अंग्रेजी में, उसको मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। सभी अभी हम लोगों ने जो आरक्षण पे उन्होंने बोला है, अभी चाहेंगे कि फिर सुने, तो बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि क्या वो उस मुद्दे पर कह रहे हैं, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इसका मकसद जब गैर बराबरी खत्म हो जाएगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, जरूरत ही नहीं रहेगी। यानी जब उसको आरक्षण का मकसद, जब उसको आरक्षण की व्यवस्था देने वाले जो नीति निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने जब उसको तय किया था, जो उसके पीछे उनका जो दृष्टिकोण था, विजन था कि क्यों दिया जा रहा है, तो जब हम उसको पूरा कर लेंगे तो अपने आप उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन उसका अर्थ कुछ भी निकाला गया। कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर कहा गया, जैसे चीन के मुद्दे पर हमने आपको बताया ही कि किस तरह से उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा। और जब पूछा गया कि क्या इस पर आप इसको इस टैकल करने का तरीका है सरकार का, उससे आप सहमत हैं, तो सीधा सवाल उनका था कि जहां जिस देश की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर किसी दूसरे देश का अवैध कब्जा हो और उस पर उसको हम कैसे कह सकते हैं कि इस मुद्दे को सही ढंग से टैकल किया जा रहा है। अमलेंदु जी, एक और बात, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बहुत कुछ आलोचना की है उनकी, और कहा है कि ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। ऐसा अचानक वो भी इस मुद्दे पर यानी राहुल गांधी के भाषणों के विरोध में क्यों उतर आए? नहीं, जाहिर सी बात है, अभी तक तो गिरिराज सिंह और जगदम्बिका पाल ही दिख रहे थे, शिवराज सिंह चौहान भी एक आध बार बोले, लेकिन अचानक हरदीप सिंह पुरी भी आ गए। हाँ, नहीं, आना जरूरी है समीर जी, हरदीप सिंह पुरी का भी, और भी लोग बहुत से आएंगे, जो नहीं आए हैं वो आएंगे और भेजा जाएगा। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी कुछ बोले हैं तो उस पर प्रतिक्रियाएं तो आएंगी, चाहे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में। पक्ष में भी आ रही हैं और विपक्ष में भी आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, वो अपने उस एजेंडे के तहत प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है, तो उसमें कोई बुरा मानने की चीज़ भी नहीं है किसी को। भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो एक तरीके से कहा जाए कि जो उसकी क्षमता है और जो उसकी नीति है, उसके अनुसार वो रिएक्ट कर रही है राहुल गांधी के ऊपर। अब ये तो समझ में आता है समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी को शायद ये कोई चिंता नहीं है कि चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की चिंताओं में शामिल नहीं है, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, मुझको जो लगता है समीर जी। क्योंकि अगर राहुल गांधी इस बात पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको ठीक से टैकल नहीं कर पाए। यहाँ तक कि समीर जी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने तो कह दिया था कि ना कोई घुसा है और ना कोई आया है।
हैं, जब कोई आया नहीं हो, जो कोई घुसा नहीं हो, उसके बाद भी कहा कि हमारे सैनिक जो थे वो लड़ के मरे। तो भाई अगर कोई आया नहीं हो, घुसा नहीं, ना कोई आया ना कोई गया, अगर ऐसा है तो वो लड़ के किससे मरे थे फिर? तो ये प्रधानमंत्री, अच्छा, और ये इसको लेकर के सवाल जो है चीन की सीमा पे जो हो रहा है उसको लेकर के, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो अरुणाचल से सांसद रहे उन्होंने सबसे पहले उठाया था कि अरुणाचल में किस तरीके से कब्जा किया है। और लद्दाख में तो समीर जी वो वहाँ जो सोनम वांगचुक जो हैं वो पदयात्रा पे वहाँ से निकले हुए लद्दाख से और हिमाचल पहुँच गए हैं पदयात्रा करते हुए, मतलब हफ्तों धरने पर बैठे और 2 अक्टूबर को वो यहाँ राजघाट पे पहुंचेंगे, पद यात्रा वहाँ से कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप चीन ने वहाँ कब्जा नहीं किया तो हम सीमा तक जाते हैं, हमको जाने दीजिए। तो वहाँ फौज लगा के रोक दिया गया उनको। तो भाई क्यों रोक दिया? अगर चीन ने कब्जा नहीं किया है और भारत सरकार ये समझती है कि चीन ने कब्जा नहीं किया है, तो बल्कि जाती और उनको सोनम वांगचुक को लेकर जाती है, चलिए ठीक, जहाँ तक आप कहते हैं भारत की सीमा हम वहाँ तक आपको लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो आरोप कहीं ना कहीं सच है। और सोनम वांगचुक को भी यहाँ ठहराया गया कि साहब वो भी जो है वो विदेशी हैं और क्या क्या कहा है। उन्होंने बताया कि कारगिल में किस तरीके से चरवाहों ने था वो आके सूचना दी, हम किस तरीके से यहाँ आकर के सीमा पर खड़े होकर के रक्षा करते हैं चीन से, मतलब भारत के जो हम सीमा पे हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कोई हो तो हम बताएं उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें तो राहुल गांधी ने इस पर बहुत स्पष्ट चीज़ों में बताया। खासतौर से चीन की जो पॉलिसी है जिस तरीके से उत्पादन को लेकर के, राहुल गांधी का कहना यही था कि अगर चीन में उत्पादन हो रहा है और चीन उत्पादन का हब बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी यहाँ हो गई है, और उन्होंने हवाला दिया कि भाई देखिए सन 60 और 70 के दशक में अगर किसी को कोई कार खरीदनी होती थी तो वो मेड इन अमेरिका होती थी। उनका कि आज भारतीय हो चाहे अमेरिकी हो, जो भी कुछ खरीदा है वो मेड इन चाइना खरीदा है। यानी हमने उत्पादन बंद कर दिया, हमने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, उस मैन्युफैक्चरिंग पे कब्जा कर लिया चीन ने। अब अगर वो मैन्युफैक्चरिंग पे हम नहीं बढ़ेंगे आगे तो हम फिर चीन का मुंह ताकते रहेंगे। तो ये बड़ी एक समझदारी बड़ी भरी बात है समीर जी, और इसकी तरफ अमेरिका के राजनीतिज्ञों का भी कोई ध्यान नहीं गया। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं वो भी चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात तो करते रहे, उन्होंने लगाए भी कई तरीके के, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से बढ़ेगी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से बढ़नी है। तो यहाँ राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए और डेमोक्रेटिक माहौल है, चूंकि अमेरिका भी डेमोक्रेटिक राष्ट्र है और भारत भी डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, तो जो डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर पैदा हो, इसकी तरफ ध्यान देना है। और ये दोनों देशों की जिम्मेदारी बनती है जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ये कहना है राहुल गांधी का। और अमलेंदु जी, ये जो आरक्षण की हम लोग बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने जो कहा हमने उसको सुनाया भी, उसको फिर से सुनाएंगे आपको, लेकिन उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उस पर प्रतिक्रिया जताई है और उन्होंने राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी और देश विरोधी बताया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। आरक्षण पर जो उन्होंने कहा या चीन के मुद्दे पर उन्होंने जो कहा हम लोगों ने सुना। एक बार चीन के मुद्दे पर क्या बोले हैं राहुल गांधी हम सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बता दिया है और चीन का समर्थक बता दिया है। अगर उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग पर हम चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करें, तो अगर ये चीन का समर्थक बयान और भारत विरोधी बयान हो तो बड़ी हैरानी होनी चाहिए, वो भी तब जबकि वो ये कह रहे हैं कि चीन ने हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। और ये केवल उन्हीं का बयान नहीं है, इस बयान पर सरकार का स्पष्टीकरण विपक्ष कई साल से मांग रहा है, लगातार मांग रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आया। वहां के स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो तक इस बारे में कई बार चिंता जता चुके हैं, पार्लियामेंट में बोल चुके हैं। लद्दाख में सोनम वांगचुक का जिक्र अभी कर रहे थे अमलेंदु जी, हफ्तों वो वहां धरने पर बैठे रहे और अब पदयात्रा पर निकले हैं दिल्ली के लिए, राजघाट तक 2 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर राहुल गांधी ने बात की, लेकिन सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती, कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती। और अगर राहुल गांधी वो बोल रहे हैं तो उनके बयान को देश विरोधी बयान बताया जा रहा है। अमित शाह ने अपने
ट्वीट में यह भी लिखा है कि मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आरक्षण पर ऐसा क्या कहा, एक बार उसको आप फिर से सुने कि क्या बोला है राहुल गांधी ने, जिसको लेकर इतना ज्यादा गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीतर आ गया है। आरक्षण को लेकर ऐसा उन्होंने क्या कहा। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर चिंता जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट इसलिए लाना चाहती है कि संविधान बदले और संविधान में वो आरक्षण से जुड़े मुद्दों को खत्म कर दे, हटा दे, यह आरोप लगा था। और उस आरोप के पीछे सच्चाई ये थी कि इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और बड़े नेता, जिम्मेदार नेता दे चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उनके उन बयानों का खंडन नहीं किया है चुनाव में हारने के बावजूद। लेकिन आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, जिस पर ये इतने इमोशनल हैं और कह रहे हैं कि हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। सुनते हैं राहुल गांधी का आरक्षण पर बयान। Well, if you call, or somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. तो अमलेंदु जी, अब आरक्षण पर ये जो कहा उन्होंने, लेकिन इतना इमोशनल हो गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस तरह की प्रतिक्रिया की, आरक्षण विरोधी बयान, यहाँ आरक्षण विरोधी बयान उनको ऐसा क्यों दिख गया और इतने इमोशनल हो गए कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को कभी खत्म नहीं होने देगी उसे। मुझे लगता है कि अमित शाह जी को घोषणा भी कर देनी चाहिए कि हम राहुल गांधी को ये आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने भी कहा है, राहुल गांधी ने यही तो कहा है कि हम 50% से की सीमा को ख़त्म करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अमित शाह को कहना चाहिए कि हम राहुल गांधी को 50% की सीमा ख़त्म नहीं करने देंगे और राहुल गांधी को किसी भी तरीके से हम 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं करने देंगे जी। अमित शाह को इस पे रिएक्ट करना चाहिए, तुरंत बयान देना चाहिए। काफ़ी देर हो गई है। एक तो अमित शाह को ये इस पे कूदने के लिए इस मामले में मुझे लगता है कि उनके लोग उनको समझाएं अमित शाह को कि जल्दी से जल्दी वो राहुल गांधी को घेरें और राहुल गांधी को कहें कि हम तुमको ये जो कह रहे हो कि 50% से ज़्यादा आरक्षण बढ़ाएंगे, हम तुमको ये नहीं बढ़ाने देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक आरक्षण को हम नहीं बढ़ने देंगे, ये अमित शाह को कहना चाहिए। मुझको लगता है समीर जी ऐसा, चूँकि उनके ट्वीट का जो अमित शाह जी के है वो अर्थ यही निकल रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी तब तक वो राहुल गांधी को ये नहीं करने देंगे। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भाई 50% से ज़्यादा बढ़ाएंगे। भागीदारी का मसला है तो भागीदारी की भी राहुल गांधी बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, समीर जी वो कह रहे हैं कि भारत में जाति एक बुनियादी समस्या है, सामाजिक असमानता की जड़ है। इसके समाधान के लिए आरक्षण पर से 50% की सीमा हटनी चाहिए, सभी वर्गों को उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये कह रहे हैं तो अमित शाह को कहना चाहिए कि नहीं, हम जो है ये सबको उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलने देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक हम राहुल गांधी को किसी को भी उसका हक नहीं मिलने देंगे। राहुल गांधी कुछ भी कर लें, ये अमित शाह को कहना चाहिए। तो पूरी बात पे बात करें अमित शाह जी या जो भी जी हैं उनके यहाँ तमाम सब वो सब इसको लेकर के स्पष्ट बात करें कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो अब चैलेंज खुला हुआ अमित शाह को देना चाहिए। समीर जी जी बिल्कुल। और आरक्षण पर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस दिन ये आरक्षण जिस वजह से दिया जा रहा है संविधान में, उसका जिस वजह से ये उस इंतजाम किया गया है, प्रावधान किया गया है, जिस दिन उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो आरक्षण की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी गैर बराबरी जब खत्म हो जाएगी, सीधे तौर पर उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि मुझे कोट करके ये बात कही जा रही है कि मैं आरक्षण को खत्म करने का, लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो कह रहे हैं कि मुझे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात और उन्होंने कही कि जो मैं बातें कर रहा हूं यही आम भारतीय चाहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो 10 साल का पिछला 2014 से लेकर अब तक का जो समय था और जिस तरह से राहुल गांधी के तमाम बयानों को तोड़ फोड़ कर और उसको उसमें से 2-4 सेकंड की क्लिप निकालकर उनको डिफेम करने की कोशिश की गई, तमाम मुद्दों पर हंसी उड़ाने की, मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा दृष्टिकोण इन तमाम मुद्दों पर बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे इसकी चिंता नहीं है कि उसको किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि जिसको मैं बताना चाह रहा हूं देश के नागरिकों को वो समझ रहा है ना। अब ये बड़ा सवाल है अमलेंदु जी की, अब राहुल गांधी जो बताना चाह रहे हैं, जिसको बताना चाह रहे हैं, अब वो अमित शाह की बात समझेगा कि राहुल गांधी की बात समझेगा? आपको क्या लग रहा है कि ये परिवर्तन 10 साल के बाद अब इस लोकसभा चुनाव के बाद आया है?
बिल्कुल आया है। सभी जो ये कहा भी राहुल गांधी ने कि बदलाव आया है, और जो बदलाव पे उनका उसको भी पढ़ के सुना देते हैं क्या कहा उन्होंने कहा मैं इसे बदलाव नहीं बल्कि एक यात्रा कहूँगा। मुझे लगता है कि 2014 में भारत की राजनीति में बहुत नाटकीय बदलाव आया। हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जो हमने भारत में पहले कभी नहीं देखा था। आक्रामक, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव पर हमला, ये इसलिए यह एक कठिन लड़ाई है, लेकिन यह एक अच्छी लड़ाई है। व्यक्तिगत रूप से और निश्चित रूप से चीज़ें बदल गई हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, और राहुल गांधी ने कहा कि भारत जो है वो फाइट बैक कर रहा है, और ये निश्चित तौर पे फाइट बैक करेगा और संविधान के ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, और भारत इसको अपनी लड़ाई लड़ेगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि इसमें अमेरिका आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिका की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा अंदरूनी मसला है। भारत में लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भारत के लोग लड़ लेंगे, उसमें सक्षम हैं, और उन्होंने बचाया है, लोकतंत्र बचाया है, उन्होंने संविधान बचाया है, और आगे भी वो बचाएंगे, और भारत फाइट बैक कर रहा है। तो ये परेशानी अमित शाह की और भारतीय जनता पार्टी की, समीर जी, कि भारत कम बैक कर रहा है, फाइट बैक कर रहा है, संविधान को बचा लिया है, और संविधान पे हमले बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का असली सबब इसी को समझा सकता है। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि ये न तो दूसरों के आंतरिक मसलों में या वहाँ की आंतरिक राजनीति में भारत कभी दखल देता है, और न ही अपने आंतरिक मामलों में किसी को दखल देने की अनुमति देता है। लेकिन आपको याद होगा जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, और सीधे तौर पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में अपील कर डाली, बिल्कुल नारा तक दे दिया था अमलेंदु जी। बिल्कुल, नारा दे दिया था आपकी बात ट्रंप सरकार। तो अब फिर जा रहे हैं। उसकी आलोचना भी हुई कि यहाँ एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि उसमें राजनीति में आंतरिक मसले में कि दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, वो भी सीधे प्रधानमंत्री को, अगर कोई दूसरा हो, पार्लियामेंट्रियन हो, कोई और हो, तो एक बार कोई उस पर इतना बड़ा सवाल नहीं उठता है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर कुछ बात कह रहे हैं तो वो पूरे देश की बात होती है। उसका सीधा मतलब ये निकल रहा था कि भारत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चाहता है, उनको बनाना चाहता है। उसकी काफ़ी आलोचना देश में भी हुई थी, दुनिया भर में भी हुई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी ने चीन को लेकर जो भी कहा, आरक्षण को लेकर जो अपनी बात उन्होंने स्पष्ट कही, और वो लगातार कहते रहे हैं, अगर वो देश विरोधी है, समाज विरोधी है, तो ये हैरानी की बात है। लोग उस पर हैरान भी हैं। हम तो सोशल मीडिया पर लगातार उस तरह के बयान आ भी रहे हैं, और प्रधानमंत्री के तमाम पुराने बयानों को जो उन्होंने भारत से बाहर जाकर और वहाँ भारतीय समुदाय के लोगों के बीच, दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं के बीच इस तरह की बातें कही हैं। और ये तक एक बार बोला था उन्होंने कि ये सोचकर बड़ा होता है कि मैंने इस देश में जन्म लिया, इस तरह की बातें कही। अब उस तरह की बातें करने वाले लोग अगर ये कहेंगे कि चीन को लेकर या आरक्षण को लेकर जो राहुल गांधी का बयान है, जो स्पष्ट है, उन्होंने क्या कहा बिल्कुल साफ तौर पर, उसको लेकर अगर कहेंगे कि ये समाज विरोधी और देश विरोधी है, तो हैरानी की बात है ये, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार चीन के मसले पर जो कहा है राहुल गांधी ने, उसको फिर से सुनने की कोशिश करेंगे कि असल में उन्होंने क्या कहा और क्या अपनी चिंता जताई है, और क्यों कहा उन्होंने कि इस मामले में मैं कैसे कहूं कि सरकार ने इसको सही तरीके से टैकल किया है। नहीं कह सकता हूं। Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's तो ये कहना है राहुल गांधी का, लीडर ऑफ अपोजिशन में है। अमेरिका में उन्होंने जो नेशनल प्रेस क्लब है वहाँ पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं नहीं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री ने चीन के मसले को सही तरीके से हल किया है, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लद्दाख में दिल्ली के बराबर की ज़मीन पर चीनी सैनिकों ने कब्जा जमा रखा, और मुझे लगता है कि एक आपदा है।
मीडिया को इसके बारे में लिखना पसंद नहीं है। अगर कोई पड़ोसी देश उसके 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कोई राष्ट्रपति ये कहकर बच निकल पाएगा कि उसने इसे अच्छे से संभाला है? यानी अगर ऐसा हो जाए और फिर भी कहा जाए कि उसने अच्छे से हैंडल किया है उस मुद्दे को, तो शायद कोई नहीं कहेगा, और मैं भी इसलिए नहीं कह पाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता है कि श्री मोदी ने चीन को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से संभाला है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में क्यों बैठे रहे। तो ये मुद्दा रहा जिस पर चीन को लेकर उन्होंने, राहुल गांधी ने जो बात कही बहुत ही स्पष्ट तरीके से, और ये पहली बार नहीं कही है, उन्होंने कई बार कही है, संसद में कही है, पार्लियामेंट में कही है। पार्लियामेंट के पिछले सत्र में अमलेंदु जी आपको याद होगा कि मनीष तिवारी ने कई बार इस पर चर्चा कराने की मांग की थी और स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। कामरों को प्रस्ताव दिए थे कई बार, और चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन हमारी सीमा में घुस आया है, चीन के साथ व्यापार को लेकर इस पर भी उनके स्थगन प्रस्ताव थे, लेकिन वो उस पर चर्चा करने की अनुमति सदन में नहीं दी गई। जाहिर सी बात है समीर जी, अगर सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी इतने गंभीर मसले पे, तो सदन में चर्चा किस बात पे होगी? खैर वो एक संसद का मसला है, उस पर फिर कभी चर्चा कर ली जाएगी संसद में क्या हुआ। लेकिन आपने जो कहा कि इस मसले को कांग्रेस ने लगातार उठाया, राहुल गांधी ने उठाया, मनीष तिवारी ने संसद में उठाया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इसको टैकल किया, इस मसले बीजेपी के सांसद लगातार उठाते, कई बार बोले अरुणाचल के जो है सांसद थे उनके, उन्होंने सबसे पहले उठाया था कि उसने अरुणाचल में अपने गांव बसा लिए हैं और यहाँ के नाम बदल रहा है, इस तरीके की बातें आई, खबरें लगातार आई। मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इस पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, उस पर फिर उन्होंने सवाल किया वहीं अमेरिका के लोगों से कि मान लीजिए कि अगर आपकी 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पे कोई दूसरा देश कब्जा कर ले, तो क्या आपका राष्ट्रपति ये कहकर बचकर निकल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है? तो जो कहेगा कि हमने इसको अच्छे से संभाला है। तो यानी ये सवाल उन्होंने वही पूछा कि जो उनसे सवाल पूछा जाता है कि चीन को लेकर के आपका क्या रुख है, चीन पे आप इतने हमलावर क्यों हैं, इतने आक्रामक क्यों हैं? जाहिर सी बात है समीर जी, चीन का मसला भारत के लिए कम से कम जो है वो एक सिर्फ व्यापार का मसला नहीं। और ये सवाल उनसे पूछा भी गया था कि आपकी सीमा जो है, मतलब भारत की सीमा जो है वो दो तरफ से ऐसे घिरी हुई है कि जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है और चीन भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है। तो दो परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच में भारत है इस समय घिरा हुआ। ऐसे में चीन को लेकर के आपका क्या रुख है, ये उनसे सवाल था। तो उस पर उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही और उन्होंने बताया कि भाई चीन को हमारा लेकर के ये है, और ये चीन के साथ भारत का समीर जी खास तौर से मसला है। ये सिर्फ ये नहीं है कि चीन विस्तारवादी है, चीन विस्तारवादी है, जाहिर सी बात है कि उसके ताइवान के साथ भी संबंध खराब हैं, उसके वियतनाम के साथ भी संबंध खराब हैं, भारत के साथ भी संबंध खराब है, उसकी विस्तारवादी नीति को लेकर के संबंध खराब है। लेकिन विस्तारवाद के साथ साथ भारत का जो है जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर के बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है और चीन भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है। तो यानी ये एक तरीके से जो एशिया है, ये इसमें तीन बड़े जो हैं ये परमाणु संपन्न राष्ट्र बिल्कुल लगे हुए हैं। तो ये एक वार जोन जो है वो परमाणु अस्त्रों का भी बन सकता है अगर इन मसलों को ठीक से टैकल नहीं किया गया। तो यहीं पे समीर जी आवश्यकता होती है कि भारत का प्रधानमंत्री खासतौर से जो हो वो बहुत विजनरी हो और जियो पॉलिटिक्स की उसको अच्छी जानकारी हो, अच्छी उसकी समझ हो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर जियो पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी समझ है, वो बहुत ज्ञानवान है, उनका बहुत विजन है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी स्वयं जाकर के इसी तरीके से नेशनल प्रेस क्लब में जैसे राहुल गांधी गए, जाकर के लोगों के सवाल जवाब देने चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और राहुल गांधी का ये दौरा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया गया है। वहाँ जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों के जवाब दिए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उनका इस दौरे से पहले, दौरे के दौरान भी और पहले भी ये बयान आया था कि कई लोग तमाम देशों में इस तरह से जो भारतीय समुदाय के लोग हैं या वहाँ के स्थानीय नेता हैं वो राहुल गांधी से बातचीत करना चाहते हैं और उनके कार्यक्रम की काफ़ी डिमांड है। उसी के क्रम में ये आयोजित किया गया था। हालांकि ये एक संयोग भी है कि वहाँ जो प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही है अमलेंदु जी, उस दौरान ये उनका रहा। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात ये रही कि तमाम अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ उन्होंने बात की, मीडिया से भी बात की राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बहुत से सवाल उनसे पूछे गए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चुनाव को लेकर, आयोग की निष्पक्षता को लेकर जो बात उन्होंने, जो आरोप पहले लगाए थे वो बात वहाँ भी उन्होंने की। और ये
ये सारे मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार और जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर करने का आरोप लगा है, उन पर हावी होने का आरोप सरकार पर लगा है। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें ऐसी हैं जो लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात कही राहुल गांधी ने कि भारत के लोकतंत्र की यही खूबी है कि वो जब कमज़ोर होने लगती है तो उसको एहसास हो जाता है और वो फिर प्रतिक्रिया देती है। जी बिल्कुल, और हीलिंग प्रोसेस होता है। समझिए, शरीर के अंदर भी एक हीलिंग प्रोसेस होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ियाँ होने लगती हैं तो बुखार आ जाएगा, खुजली होने लगेगी, इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी, अंदर से पसीना आने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हीलिंग प्रक्रिया एक होती है। तो हीलिंग प्रक्रिया इस डेमोक्रेसी में भी राहुल गांधी ने यही कहा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें इसमें किसी विदेशी हस्तक्षेप की कतई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मसला है। ठीक है, यहाँ संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं ने अपना काम नहीं किया, वो दबाव में थी, मीडिया काम नहीं कर रहा था, प्रशासन काम नहीं कर रहा था, एजेंसीज जो थी विपक्षी दलों पे हमलावर थी, उन्होंने बताया कि हमारे अकाउंट जो थे वो सीज कर दिए गए, हमारा एक मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस का अभी भी जेल में है, ये सारी बातें उन्होंने बताई। उनका लेकिन इसके बावजूद ये मसला शुद्ध रूप से भारत का अंदरूनी मसला है और इसमें किसी भी विदेशी ताकत की या किसी भी विदेशी शक्ति की इसमें हम हस्तक्षेप जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं, भारत अपने लोकतंत्र और अपने संविधान की रक्षा करने में सक्षम है, और यहाँ की जनता ने इसको 2024 के लोकसभा चुनाव में साबित करके भी दिखाया है कि जो एक डर का माहौल 10 वर्षों में बना था, उस डर के माहौल को यहाँ की जनता ने खत्म कर दिया, और अब वो डर का माहौल नहीं है। संविधान को बचाने की लड़ाई, जाहिर सी बात है कि ये लंबी लड़ाई है, वो लड़ी जाती रहेगी, लेकिन जो एक डर का माहौल था उसको यहाँ की जनता ने खत्म कर दिया। तो ये हीलिंग प्रोसेस जो है, ये हीलिंग प्रोसेस भारतीय डेमोक्रेसी में है, भारतीय लोकतंत्र में है, और हम अपना हीलिंग स्वयं कर लेंगे, यानी हम अपना उपचार स्वयं कर लेंगे। भारत अपना उपचार करने में सक्षम है, इसे किसी अमेरिका या किसी और की आवश्यकता नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा। बिल्कुल, और यही बात उन्होंने उस समय भी कही जब उनसे टेक्सास विश्वविद्यालय में पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा आपने क्यों की, तो उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों की। यही बातें थी कि जब उनको कहीं मीडिया नहीं प्लेटफॉर्म दे रहा था, पार्लियामेंट में बात नहीं सुनी जा रही थी, तो यह हुआ कि सीधा संवाद किया जाए जनता से, क्योंकि जनता भी वही चाह रही है, उसकी भी चिंता वही है जो उनकी चिंता है, उनकी पार्टी की या पूरे विपक्ष की चिंता है। और ये महत्वपूर्ण बात रही जो उन्होंने कही कि लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र को कमजोर करने की, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करता है, तो लोकतंत्र का जो लोक है वो खुद उसे कमजोर कर देता है और आगे नहीं बढ़ने देता। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबी है, जड़ें गहरी हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। ये तमाम मुद्दों पर जो राहुल गांधी ने बात की, और यह भी कहा कि जो चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यवहार में बदलाव आया है, जिस तरह से वो, चाहे वो अपने एनडीए गठबंधन के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे अपनी पार्टी के लोग हों, सभी के साथ बातचीत में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा परिवर्तन आया है जो उन्होंने बताने की कोशिश की। हालांकि इसे लेकर कई मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है अपने तरीके से। वो आरक्षण और चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा उसे लेकर वो आलोचना कर रही है और उसे राष्ट्र विरोधी बता रही है। लेकिन हमने आपको इस प्रोग्राम में कई बार सुनाया कि आरक्षण को लेकर और चीन को लेकर क्या राहुल गांधी ने कहा। साफ तौर पर उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा कि हमारा आरक्षण का, पूछा गया कि आरक्षण कब तक रहेगा, कब तक जारी रहेगा, उन्होंने कहा कि जब तक आरक्षण के पीछे का जो मकसद है, जो उसके पीछे का जो दर्शन है, गैर बराबरी जब तक नहीं खत्म होगी ये जारी रहेगा। तो हमें पहले गैर बराबरी खत्म करनी है, जो बहुत बड़ी चीज है। समाज में जो गैर बराबरी है उसे खत्म किए बिना आरक्षण नहीं खत्म किया जा सकता। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि उनको गलत तरीके से कोट किया गया, लेकिन वो इसकी चिंता नहीं करते हैं। चीन को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि जिस तरह से चीन के मुद्दे को टैकल कर रही है भारत सरकार, उससे वो कतई संतुष्ट नहीं है, उसका विरोध करते हैं। उनको आपत्ति है क्योंकि चीन हमारे लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कब्जा किए हुए है, अतिक्रमण किए हुए है, और सरकार उस पर चुप है। ऐसी स्थिति में हम सरकार को चीन के मसले पर कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? तो ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया सरकार के ऊपर और बहुत सी बातें कही। और इस जो तमाम बातें रही, चर्चा रही और जो आरोप भी लग रहे हैं, हमने आपको वो भी बताने की कोशिश की। और अब चाहेंगे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करना। अनुमति दीजिए मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को। नमस्कार।